नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं समरी द फिलेंडर, जो कि जीबी शॉ का एक प्ले है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसकी समरी को जानेंगे। ये उनके कलेक्शन द अनप्लीजेंट प्ले में आया हुआ था। तो आइए जानते हैं इसकी समरी को। इसकी इस प्ले की समरी की बात की जाए तो इसमें जो दौर दिखाया गया है वो है 1890s का। 1890s के टाइम का लंदन इसमें दिखाया गया है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे बिल्कुल मॉडर्न बनने की कोशिश करते थे 1890s के टाइम में। इसके अगर मुख्य किरदार की बात की जाए तो लियोनार्ड चार्टरिस, जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है, वो एक ऐसा आदमी है जिसे औरतों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है और इसी को फिलेंडर कहा गया है। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है वह भाग जाता है, वह शादी नहीं करना चाहता है किसी से भी। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है जूलिया और ग्रेस, जो कि दो महिलाएं हैं। जूलिया बहुत भावुक है और थोड़ा गुस्सैल भी है, जबकि जो ग्रेस है वो शांत और समझदार है। दोनों चार्टरिस के जाल में फंसी हुई है। इनके फादर की अगर बात की जाए तो कर्नल क्रेवन, जो अपनी बीमारी को लेकर बहुत डरा हुआ है, और दूसरा है कदबर्टसन, जो कि काफ़ी पुराने ख्यालात का है। तो ये है इसके मेन कैरेक्टर्स। आइए डिस्कस करते हैं इस प्ले को। इसकी कहानी की शुरुआत की अगर बात की जाए तो चार्टरिस के घर से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ वह ग्रेस के साथ बैठा हुआ है। चार्टरिस एक ऐसा इंसान है जिसे औरतों के साथ फ्लर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर वह शादी से दूर भागता है। ग्रेस एक समझदार विधवा है, वह चार्टरिस को पसंद करती है, लेकिन वो जानते हैं कि यह धोखेबाज स्वभाव का इंसान है। तभी वहाँ जूलिया आती है, जो चार्टरिस की पुरानी प्रेमिका है और बहुत ही गुस्सैल टाइप की है। जूलिया को बिल्कुल पसंद नहीं कि ग्रेस और चार्टरिस एक साथ बैठे हों। वह जैसे उन्हें देखती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हंगामा करना स्टार्ट कर देती है। जूलिया और ग्रेस दोनों के बीच काफ़ी तीखी बहस होती है। जूलिया उसे चोर कहती है, जिसने उसका प्रेमी चुरा लिया है। ग्रेस उसे जवाब देती है कि चार्टरिस किसी की जागीर नहीं है, और वह खुद को मॉडर्न महिला बताती है। इसी बीच वहाँ पे जूलिया के पिता कर्नल क्रेवन और ग्रेस के पिता कदबर्टसन दोनों पहुँच जाते हैं। कर्नल क्रेवन बहुत ज़्यादा पहले से दुखी हैं, क्योंकि डॉक्टर पैरामोर ने उन्हें बताया है कि उन्हें एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। कर्नल को लगता है कि वह अगले साल तक मर जाएंगे, इसलिए वह जूलिया की शादी को देखना चाहते हैं। चार्टरिस इन दोनों के बीच में फंस जाता है और दोनों फादर्स को झूठ बोल देता है कि वो जल्द ही ग्रेस से ही शादी करेगा। जूलिया यह सुनकर और भी पागल हो जाती है और चार्टरिस को बुरा भला कहने लगती है। नेक्स्ट सीन की अगर हम बात की जाए तो यह है एक क्लब की, इप्सन क्लब, वहाँ का सीन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्न और ऊंचे ख्यालात वाले लोग मिलते हैं। इस क्लब का एक नियम है, यहाँ कोई भी पारंपरिक तरीके से व्यवहार नहीं करता। डॉक्टर पैरामोर वहाँ पहुँचते हैं, जिन्होंने कर्नल क्रेवन की बीमारी खोजी थी। अचानक डॉक्टर को ये पता चलता है कि कर्नल क्रेवन को असल में कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर खुश होने के बजाय गुस्से में भर आता है, क्योंकि उसकी मेडिकल थ्योरी गलत साबित हो गई। वो कहता है कर्नल का जिंदा रहना तो साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ा अपमान है। चार्टरिस को पता चलता है कि जूलिया अब उसे जलाने के लिए डॉक्टर पैरामोर के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये सभी एक उसी क्लब में है। जूलिया डॉक्टर के साथ डांस करती है और उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है। चार्टरिस को यहीं पर डर लगता है कि कहीं ग्रेस भी डॉक्टर की तरफ न चली जाए। वो जानबूझकर जूलिया के मन में जलन पैदा करता है, ताकि वह ग्रेस और डॉक्टर के बीच आ जाए। जूलिया की एक सिस्टर है सिल्विया, वो भी वहीं पर है, जो चार्टरिस को जूलिया की हरकतों के बारे में बता रही है। क्लब में एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को मॉडर्न साबित करने में सभी लोग लगे हुए हैं। इसका जो नेक्स्ट सीन है उसमें क्लब के एक कोने में ग्रेस और जो डॉक्टर पैरामोर है वो आपस में बात करने चले जाते हैं। चार्टरिस यह देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और जूलिया को इशारा करता है, देखो वे दोनों कहाँ अकेले चले गई। जूलिया आग बबूला होकर वहाँ पहुँचती है
और ग्रेस से फिर भी भिड़ जाती है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार लड़ाई चार्टरिस के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर पैरामोर के लिए हो रही है। जूलिया को लगता है कि जो डॉक्टर है अब उसका आखिरी सहारा और चार्टरिस को जलाने का तरीका है। जूलिया अपनी जिद और ड्रामे से डॉक्टर पैरामोर को अपनी तरफ खींच लेती है। वो डॉक्टर को मजबूर कर देती है वह उसे वहाँ से ले जाए और उसे शादी का वादा करे। इसलिए फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि डॉक्टर पैरामोर जो अपनी रिसर्च फेल होने से काफ़ी दुखी था, जूलिया की खूबसूरती के आगे हार मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलिया और डॉक्टर की शादी की बात पक्की हो जाती है। जूलिया और ग्रेस अंत में एक दूसरे से गले मिलते हैं और पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। वे दोनों मानते हैं कि चार्टरिस जैसा आदमी किसी का सगा नहीं हो सकता। वे एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, बधाई देते हैं, शुक्र है हम उस फ्लेंडर यानी धोखेबाज इंसान से बच गए। चार्टरिस इस सबसे बेहद खुश है क्योंकि उसे किसी से शादी करनी ही नहीं पड़ी। वह अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है और फिर से नई औरतों की तलाश में निकल जाता है। प्ले के अंत में चार्टरिस की एक लंबी राहत भरी सांस और मुस्कान के साथ होती है। अंत में वो बिल्कुल एक राहत भरी सांस लेता है और वह साबित कर देता है कि वह किसी के बंधन में बंधने वाला इंसान है ही नहीं। इस प्ले में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमें ये दिखाते हैं कि मॉडर्न होने का लोग सब केवल ढोंग करते हैं। असल में सबकी जो भावनाएं हैं वो पुरानी और स्वार्थी है। डॉक्टर को अपनी रिसर्च की चिंता है, लेकिन मरीज की जान की नहीं। जूलिया को शादी सिर्फ इसलिए करनी है ताकि वह समाज में अपनी जगह बना सके। चार्टरिस को इंसानी भावना का शिकारी एक तरह से इसमें दिखाया गया है। और प्ले के लास्ट में एक इसमें डिवोर्स दिखाया गया है जो कि ये बताता है कि 4 साल बाद जो उनकी शादी हुई है वो भी टूट जाती है। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ में प्ले में केवल हैप्पी एंडिंग, एक व्यंग की तरह उसे वहीं पर रोक दिया है हैप्पी एंडिंग के वहाँ पर। इस नाटक को अनप्लीजेंट प्ले कहा जाता है क्योंकि ये समाज की बुराइयों को बिना किसी सजावट के साथ दिखाती है। अंत में लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या चार्टरिस वाकई जीत गया या अकेला रह गया। ये कहानी समाज के पाखंड और रिश्तों की कड़वी सच्चाई का एक आईना है। तो ये थी इस प्ले की समरी। थैंक यू।